हेलो गाइस, वेलकम टू दी। तो आज हमारे सामने यहाँ पे रेलटेल कॉर्पोरेशन का स्टॉक है यहाँ पर, तो इसके बारे में ही हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दो, आज सवेरे मुझे एक कमेंट आई जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो आपका वीडियो है बहुत यूजफुल है, बहुत ही इसके अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके साथ में ऐसे लिखा था कि वीडियो जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है यहाँ पर। तो मैं एक चीज़ आप सभी लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम स्टडी जो होती है यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट के ऊपर और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है उसके ऊपर भी करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर वो पीडीएफ ही इतनी बड़ी होती है यहाँ पर, उसमें से गिने चुने यहाँ पे जो पेजेस होते हैं मैं गिने चुने पेजेस के ऊपर स्टडी करके बताता हूँ सारी चीजें यहाँ पर। फिर भी वो जो वीडियो होता है यहाँ पर वो 25 से 30 मिनट का हो जाता है, तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ा वीडियो है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे डीपली स्टडी करते हैं हम लोग सारी, कोई भी स्टॉक हो यहाँ पर उसके बैलेंस शीट के लेकर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस सारी की सारी चीजें, इसी वजह से यहाँ पर और एक्चुअल में उसका जो मेन बिजनेस है उसकी भी डीपली स्टडी करते हैं। इसी वजह से वो जो वीडियो होता है ना यहाँ पे 25 से 30 मिनट का हो जाता है। लेकिन मैं अभी ट्राई करूंगा यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो टाइम कम करने का, यहाँ पर जो वीडियो हो यहाँ पे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का बने यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं कि जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरीके से यहाँ पर जो कंपनीज होती है उनके मेन पॉइंट्स और जो मेन बिजनेस है वो डीपली कैसे 1 मिनट के अंदर समझाया जाए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है यहाँ पर। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर उसके भी वीडियो जो है आपको मिला करेंगे यहाँ पर। उसके अंदर खास करके जो कंपनी के प्लस पॉइंट्स है, जो अच्छी कंपनी उसके प्लस पॉइंट्स और खास करके उसका जो बिजनेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और साथ ही साथ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जैसे बैलेंस शीट हो गई उसके अंदर के मेन सब पॉइंट्स जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर दे दिया करेंगे। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो मेन वीडियोस होते हैं जो 30 मिनट के बनते हैं फिलहाल, उसको हम ड्यूरेशन कम करके 15 से 20 मिनट के कर देंगे, और साथ ही साथ जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है। तो इस तरीके से आपको जो आने वाले कुछ समय में जो वीडियोस है इस तरीके से सर्व किए जाएंगे। तो अभी बढ़ते वापस से हम अपने रेलटेल कॉर्पोरेशन के ऊपर। इसका स्टॉक जो है यहाँ पर मैं पिछले 2 महीने से इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से काम करता है। वैसे तो मैं इसके ऊपर नजर बनाए रखा हूँ जब से ये लिस्ट हुआ है मार्केट के अंदर। लिस्ट होने के बाद जो 160 के ऊपर ट्रेड कर रहा था उस वक्त 1.5 साल पहले की बात कर ले यहाँ पर, तो वो उसके बावजूद ये अब कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से ये अप्स एंड डाउन करते करते यहाँ पे 86 तक ये डाउनफॉल कैसे कर गया था, उसके बावजूद अब ये किस तरीके से अपसाइड मूव कर रहा है। और पिछले 2 महीने के अंदर जो भी रेलवे से रिलेटेड न्यूज हुई है यहाँ पर उसने किस तरीके से इसको अपसाइड मूव कराया है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे यहाँ पर। और मैं इसको रेलवे सीरीज के अंदर लेने वाला भी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है यहाँ पर कि ये रेलटेल है, रेलवेज इंडियन रेलवेज के अंडर आती है ये कंपनी और किस तरीके से काम करती है, ये बाकी लोगों को पता नहीं था। एक्चुअल में इसका बिजनेस अगर देखा जाए तो वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आती है। इसको अगर हम जो रेलवे सीरीज है इसके अंदर लेने वाला नहीं था, क्योंकि ये एक्चुअल में रेलवे सेक्टर का है नहीं यहाँ पर। इसके जो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जितने भी काम है वो बहुत ही कम है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा जो इसके बाकी के जो बिजनेस है, जो बिजनेसेस की सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा है, उसको भी समझ लेना आज बहुत जरूरी था। इसीलिए मैं इस वीडियो को आज डीपली स्टडी करने के बाद इसको फाइनली अपने लिस्ट में ले लिया और रेलवे सेक्टर के अंदर भी ले लिया। इसके बाद हम राइट्स और इरकॉन जैसे स्टॉक्स जो है इसको भी कंप्लीट करेंगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। और उसके बाद में रेलवे सीरीज जो हमने चलाई थी यहाँ पर नवंबर दिसंबर के अंदर जो रेलवे सीरीज चलाई थी, इसके पहले भी हम यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर सीरीज चला चुके हैं, जिसके अंदर सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनको कवर किया था। तो अभी रेलवे सीरीज जो है वो भी एंड होते होते यहाँ पे आने को ही है। राइट्स और इरकॉन के स्टॉक जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद इसके बाद में हम नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने यहाँ पे पिछले वाली वीडियोस जो है यहाँ पर अक्टूबर नवंबर सीरीज जो है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वो नहीं देखी होगी तो जाके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक देके रखिए। और साथ ही साथ जो पिछले वीडियोस हो चुके हैं नवंबर दिसंबर सीरीज के रेलवे से रिलेटेड वो भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिस्ट देके रखी है, तो उसको भी जाके एक बार देख लो। तो भी फटाफट इसके बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं। बिजनेस कैसा है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे, इसके सर्विसेज कैसे, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं खास करके वीडियो जो है ना इसके लिए ही बना रहा हूँ यहाँ पर कि इसका बिजनेस कैसा है, यहाँ पर कितना डिफरेंट है रेलवे से। लेकिन रेलवे को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे मोर बिजनेस जो है यहाँ पर, मैक्सिमम बिजनेस जो है यहाँ पर वो कितना अलग है, यहाँ पर कितनी अलग अलग सर्विसेज देता है, और इसका जो बिजनेस है यहाँ पर आज इसकी वजह से इसका बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है और इन फ्यूचर यहाँ पे कैसा ग्रो कर सकता है, और किस तरीके से इसके जो स्टॉक है यहाँ पर किस तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। इसी वजह से खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वजह से कि ये किस तरीके से काम करता है। तो फटाफट इसको जान लेते हैं यहाँ पर 2 मिनट के अंदर कि ई ऑफिस की सर्विस देता है, यहाँ पे टेल प्रेजेंस एज ए सर्विस देता है, लीज लाइन सर्विस देता है, डेटा सेंटर सर्विस देता है। इसके अंदर सबसे मेन बात बता दूं यहाँ पर, जैसे कि
मैंने पढ़ा था यहाँ पर डेटा सेंटर्स जो है ना यहाँ पे ये सबसे मेन बिजनेस यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे जो है डेटा सेंटर सर्विसेज ये जो प्रोडक्ट है इसकी इसी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे देता है ये इसी से रिलेटेड बाकी की चीज़ें भी बिलोंग करती है। उसके बाद में यहाँ पे मैनेज डेटा एंड द MPLS VPN सर्विसेज देता है, वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएशन देता है। यहाँ पर यही एक बिजनेस जो है आप लोग को पता है कि ये वाईफाई देता है स्टेशन के ऊपर और अदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज देता है, बस इतनी ही जानकारी यहाँ पर लोग को। लेकिन इसके अलावा ये भी ई ऑफिस से लेकर यहाँ पर मैनेज डेटा तक ये सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है और भी इसका बिजनेस और नीचे डीपली देखा जाए ना तो उसके अंदर भी पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से ये काम करता है। और भी बिजनेसेस इसके ITC प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए, टावर कोलोकेशन प्रोजेक्ट्स हो गए। ये टावर कोलोकेशन प्रोजेक्ट जो है ना ये भी आज के ज़माने में यहाँ पर कि किस तरीके से आज के ज़माने का मतलब कि आज के दिन ये किस तरीके से इसको बिजनेस जो है वो दे रहा है और किस तरीके से ग्रो कर रहा है और इन फ्यूचर भी आप 5G की सर्विसेज से रिलेटेड भी इसको बिजनेस किस तरीके से दे सकता है। टावर कोलोकेशन ये भी है। उसके बाद में आधार आइडेंटिटी सर्विसेज, ये जो सर्विसेज है यहाँ पे ये एज ए एजेंसी वर्क करती है यहाँ पर, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू इनको मिलती है। यहाँ पर बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे ये जो है रेलवेज के अंडर आती है और इसको सारे सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो रेलवेज की तरफ से मिलते हैं, गवर्नमेंट की बदौलत ये कंपनी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आधार आइडेंटिटी सर्विस और यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही कम यहाँ पे बिजनेस ग्रो करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनोवेटिव डिजिटल सर्विसेज है, रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स है, रेलटेल एक्सप्रेस नेटवर्क है। ये जो है ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती है। ये जितने भी बताया मैंने यहाँ पे ये तो इसके ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज ये अलग अलग तरीके से देती है। लेकिन ये तो खाली मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स बताया है, इसकी सर्विसेज को भी डीपली जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं सारी की सारी सर्विसेज तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि मतलब कि एक एक प्रोडक्ट के अंदर की सर्विस बताते बैठो। यहाँ पर तो वीडियो जो है ना आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी वजह से एक कोई भी सर्विस जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर्स हो गए, इसकी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है और कौन कौन से इसके कस्टमर्स और किस लेवल तक का इसका डेटा सेंटर का काम है वो अगर बता दिया वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो लेकिन और भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये जो है ये हम स्टडी किसके अंदर कर रहे हैं, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। तो इसके पेज नंबर 79 के ऊपर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर एक्चुअल में ये इसके जो प्रोडक्ट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको भी देख लिया जाए तो वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी उसके नाम भी नहीं सुने होंगे यहाँ पर, जैसे कि SDH, PTN, फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस जो है यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो चालू की इन लोगों ने सर्विस जो हाल ही में हुई है यहाँ पर 2021 के अंदर ही हुई है। उसके बाद में DWDM नेटवर्क्स जो होते हैं वो IP/MPLS नेटवर्क जो होते हैं वो यहाँ पे इनकी ये सर्विसेज है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अगर एक शॉर्ट फॉर्म में जैसे बता दूं यहाँ पर डेटा सेंटर्स एक्चुअल में काम क्या करते हैं यहाँ पर, तो डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उसको देख लिया जाए तो डेटा सेंटर जो होते हैं वो इस तरीके से बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं यहाँ पर, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। तो ये डेटा सेंटर जो होते हैं ना फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंडियन कंपनी पढ़ ले तो एयरटेल के पास है, जियो के पास है, फिर बाहरी कंपनी जो है यहाँ पे अमेजोन के डेटा सेंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स वो भी इंडिया में यहाँ पे है। तो इस तरीके से बड़े बड़े डेटा सेंटर जो बड़ी बड़ी कंपनी के होते हैं इस तरीके से डेटा सेंटर्स ये लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उस खाली एक डेटा सेंटर जो एक प्रोडक्ट है इनका, जैसे कि मैंने ऊपर में यहाँ पे 10 से 12 प्रोडक्ट्स बता दिए, उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन खाली एक प्रोडक्ट जो है डेटा सेंटर इसके अंदर ये सारी सर्विसेज आती है। कोलोकेशन हो गया, डेडिकेट मैनेज होस्टिंग सर्विसेज हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हो गई, बैकअप सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, लोड बैलेंसिंग सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सर्विसेज, एप्लीकेशन होस्टिंग सर्विसेज, बैंडविड्थ सर्विसेज, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, VPN सर्विसेज, ईमेल होस्टिंग और साथ ही साथ यहाँ पे SMS गेटवे सर्विसेज जो होती है वो भी है। साथ ही साथ आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज जो होती है वो भी सर्विसेज इसकी अंडर आती है। सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई यहाँ पे लेकर साथ यहाँ पे सर्वर सिक्योरिटी सर्विसेज तक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसी साथ साथ ये जो सर्विसेज है ना इसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किसके साथ की है इन लोगों ने, तो मतलब ये सर्विसेज इन लोगों ने ये लोग देते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वेंडर्स लोग जो उनके साथ भी यहाँ पे पार्टनरशिप किए, जैसे सिस्को हो गई, यहाँ पर ओरेकल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उसके बाद में रेड हैट हो गई, हिताची हो गई। इस तरीके से ये सारी की सारी कंपनी और इनका जो रेलटेल का डेटा सेंटर है वो किस लेवल का है, किस क्वालिटी का है यहाँ पर देखा जाए तो उसको आप सीधे सीधे यहाँ पर वो एयरटेल, जियो, आइडिया इन सभी के साथ कंपेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ इस कंपनी को ना यहाँ पे 3 टायर सर्टिफिकेशन मिला है और ये इंडिया का 8वां डेटा सेंटर है ऐसा। तो इसको हल्के में मत पकड़िए यहाँ पर कि डेटा सेंटर बोल दिया यहाँ पर, एक रूम का डेटा सर्वर हो गया यहाँ पर, बस इतनी सी चीज़ होगी यहाँ पर। इसका खाली एक ही यहाँ पे प्रोडक्ट जो डेटा सेंटर का इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट इसके डेटा सेंटर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट अगर यूज़ भी कर रहा होगा तो आप समझ सकते हो इसका रेवेन्यू किस लेवल तक का
बढ़ रहा है और साथ ही आगे बढ़ सकता है डिजिटलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे इस तरीके का इनिशिएटिव किस तरीके से काम कर सके, मैं एक फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो डेटा सेंटर यूज करने वाला कोई भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, तो मतलब प्रोडक्ट मतलब इन कंपनी के लिए यहाँ पे जो कस्टमर होगा यहाँ पर वो किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता दो, यहाँ पे जो हाल ही में यहाँ पे गेम आया था एक पबजी करके, तो पबजी जो गेम था यहाँ पे साउथ कोरिया का था, लेकिन उसके जो डेटा सेंटर्स थे वो जो डेटा था यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज करता था, वो किसकी यूज करता था, वो टेंसेंट कंपनी की यूज करता था। लेकिन उसी वजह से यहाँ पे बैन कर दिया गया था कि आप जो कोरिया की कंपनी हो, कोरिया का गेम हो, इसलिए ठीक है, लेकिन आप डेटा सेंटर जो चाइना के यूज करते हो, टेंसेंट के यूज करते हो, उसी वजह से वो बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे डेटा सेंटर जो है वो उनके इंडिया में जो है यहाँ पर उसकी यूज किए, लेकिन इंडिया के अंदर भी जो माइक्रोसॉफ्ट की उसकी यूज कर रहा था, यहाँ पर कोई भी इंडियन कंपनी की यूज नहीं कर रहा था यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ना, इसको एक फ्यूचर स्कोप ऐसा भी मिल सकता है कि इंडियन कंपनी के ही डेटा सेंटर यूज करना, इस तरीके की चीज हो सकती है। मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेटा सेंटर जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पबजी गेम का यहाँ पे एग्जांपल दिया कि उसने पहले किसके डेटा सेंटर्स यूज किए थे, अब किसके कर रहा था, उसके बाद भी बैन हुआ हो। लेकिन यही एक चीज़ मैं पॉजिटिव बता सकता हूँ यहाँ पर कि इंडियन कंपनी के भी वो डेटा सेंटर जो होते हैं वो यूज़ कर सकता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एयरटेल का भी हो गया, जियो का भी हो गया, रेलटेल का भी हो गया। यहाँ पर भले ही इनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के, लेकिन उसी से रिलेटेड यहाँ पे रेलटेल का जो है डेटा सेंटर वो भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। वो सिकंदराबाद में भी है, तेलंगाना के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे गुड़गांव के अंदर भी है, जिसको आप गुरुग्राम के नाम से भी जानते हो। तो डेटा सेंटर जो होते हैं ना, वो एज कंपेयर कंपनी के साथ कंपेयर मत करो, किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और किस लेवल तक यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस करो। और कंपनी जो होती है यहाँ पर वो एक प्रोडक्ट के भरोसे पे कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है वो भी आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर। तो मैंने खाली एक डेटा सेंटर के अंदर ये सारी सर्विसेज बताई, और मैं खास करके इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि बिजनेस समझो इसका, कि बिजनेस जो है आज के जमाने में किस तरीके से काम कर रही है और इन फ्यूचर किस तरीके से ये इसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकती है। इसी वजह से मैं बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर कि बिजनेस किस तरीके से काम कर सकता है उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान में देना चाहिए। तो अभी ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर मैं एक साथ एक्सप्लेन करते बैठ नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आपको इसको और डीप में जानना हो इसके सारे प्रोडक्ट्स के, तो इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखूंगा। तो इसके अंदर जो HD वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज से रिलेटेड से लेकर यहाँ पर सिग्नलिंग सर्विसेज तक, डेटा सेंटर से लेकर टावर को लोकेशन तक, ये सारी की सारी चीजें ना डिटेल में बताई गई है यहाँ पर। मतलब आप इसके ऊपर आओगे और रीड मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो एक्चुअल में ये सर्विसेज क्या है और इसकी सब सर्विसेज क्या है वो उसके साथ ये जो बिजनेस है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखूंगा, तो उसके ऊपर जाकर भी आप बहुत डीप में इसकी बिजनेस को समझ सकते हो। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसका बिजनेस समझ लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि बिजनेस के अंदर ही सारी चीजें है यहाँ पर, कि बिजनेस इन फ्यूचर यहाँ पर आप लोग क्या समझ के आ रहे हो यहाँ पर कि रेलटेल है या फिर इंडियन रेलवे के अंडर आती हुई ये कंपनी है, तो बस सिर्फ वाईफाई लगाने का काम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाती है। नहीं, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पर। उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उन एक एक प्रोडक्ट्स के अंदर 10-10, 12-12 सर्विसेज है। तो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर आओ आप और सारी बिजनेस जो डिटेल्स है वो पढ़ सकते हो। तो अभी और एक चीज बता दो यहाँ पर, इन सारी जो रेवेन्यू मिक्स है वो कहाँ से कितना कितना होता है उसको भी अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही 20 नंबर के पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो उसको भी एक बार अगर देख लोगे तो आप लोग को एक बात और क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि जो रेलवे से जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनका बिजनेस कितना है। यहाँ पर खाली 5% का है इनकम फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे जो वाईफाई होते हैं, वाईफाई से रिलेटेड और भी केबल जो बिछाने होते हैं, सिग्नलिंग का काम होता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो खाली यहाँ पे 5% का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा बिजनेस जो होता है वो यहाँ पे 30% का NLD सर्विसेज से आता है। जैसे मैंने अभी डेटा सेंटर वाली सर्विस बताया, टावर कोलोकेशन सर्विसेज बताया, उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज हो गई। और बाद में यहाँ पे ISP सर्विसेज जो होती है, ये सारी सर्विसेज जो है ना ये अदर साइड में आ गई। यहाँ पर अदर साइड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट सप्लाई नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक कंज्यूमर को, इनके जो कंज्यूमर है एज बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कंज्यूमर जो होते हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस होता है यहाँ पर, B2C नहीं। जैसे कि ये जो कंपनी यहाँ पर रेलटेल, वो हमको यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे टावर कोलोकेशन हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो ये पूरा का पूरा जो 60% का बिजनेस है यहाँ पे IP1 सर्विसेज जो हो गई, ISP सर्विसेज जो हो गई, NLD सर्विसेज जो हो गई, ये सारा का सारा बिजनेस ये मेन उस साइड से आता है। मतलब कि ये जो होता है ये कंपनी यहाँ पे बिजनेस से
को सर्विसेज प्रोवाइड करके वहाँ पे इनकम कमाती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं अगर बता दूँ यहाँ पर इसी के अंदर 85 नंबर के पेज के अगर ऊपर आ जाओ तो 85, 86 और 87 के अंदर जो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी वो होगी एक्चुअल में इसका बिजनेस। तो वो किस तरीके से काम करता है यहाँ पर, जो टावर कोलोकेशंस होते हैं, टावर कोलोकेशंस एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं होता यहाँ पर जियो और एयरटेल ही यहाँ पे टावर्स खड़े करते हैं उनके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे उनके यूजर्स के लिए। यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो ऐसी होती है जिनके यूजर्स भी नहीं होते मैक्सिमम यहाँ पे, फिर भी वो टावर्स खड़े करते हैं, वो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक सर्विसेज के थ्रू 5G जैसी सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करती है इस टावर के थ्रू। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस हो गया। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो खड़ा कर दिया और फिर बाद में यहाँ पे उस एरिया के लिए, फॉर एग्जांपल पकड़ लो यहाँ पे नागपुर के आसपास कोई एक चीज़ होगी, यहाँ पर कोई एरिया होगा, वहाँ पे ये टावर खड़ा कर दिया, तो उस एरिया के अंदर जितनी भी सर्विस प्रोवाइड होगी यहाँ पर वो इस टावर के थ्रू होगी। तो लेकिन अगर उस एरिया में यहाँ पे जियो का टावर नहीं है, एयरटेल का टावर नहीं है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, वो रेलटेल के साथ कम्युनिकेशन करेगा और यहाँ पे इस टावर को लीज पे लेगा या फिर रेंटल उनको पे करेगा जितना इसका यूजेज होगा। तो इस तरीके से वो MOU एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 साल के लिए ले रहे, 2 साल के लिए ले रहे, तो उस हिसाब से होता है कि मतलब एक चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पे, एयरटेल ने इसको भाड़े पे लिया, जियो ने इसको भाड़े पे लिया, तो उसका क्या हो जाता है, वो उसका पैसा बच जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ पे वो उनको यूज़र को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पर, और साथ ही साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है वो भी बचा सकता है। तो इस तरीके से ये जो रेलटेल है इस तरीके के टावर कोलोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टावर खड़ा कर दिया और दूसरे को सर्विस दे दी, यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जाओ तुम्हारे यूजर्स को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करो। या फिर इंटरनेट सर्विसेज जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े केबल जो होते हैं वो यहाँ पे बिछा के रख दिए तो उसको लीज पे दे दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता ना कि हर कोई कंपनी यहाँ पर हर इंडिया के कोने कोने वायर फैला दे यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स का, लेकिन उसको यहाँ पे वो लीज पे ले सकता है। जैसे कि रेलटेल यहाँ पे वायर्स जो है वो फैला के रख रहा है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होते हैं वो कोने कोने तक, लेकिन यहाँ पे जिस एरिया में जियो की सर्विस नहीं है, ब्रॉडबैंड की जो फाइबर की सर्विसेज है जो जियो की नहीं है, एयरटेल की नहीं, वो क्या करता है यहाँ पे फिर से लीज पे लेता है वो वायर के थ्रू यहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। उसमें भी MOU एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज जो होती है ना वो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस होती है। तो ये सारी की सारी जो टावर कोलोकेशंस हो गए या फिर IP1 सर्विसेज हो गई, ISP सर्विसेज हो गई, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि डेटा सेंटर सर्विसेज होती है, ये भी बिजनेस टू बिजनेस या B2C भी होते हैं। यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस मैक्सिमम होते हैं, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा ये 60% से भी ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पर CCTV से लेकर यहाँ पे वाईफाई सिस्टम तक और साथ ही साथ यहाँ पे टावर कोलोकेशन से लेकर डेटा सेंटर तक यहाँ पे सर्विसेज सारी प्रोवाइड करती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉल देना है यहाँ पर कि जो रेलटेल है यहाँ पर खाली रेलवे स्टेशन के ऊपर CCTV या फिर वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ खाली उसका इतना बिजनेस नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से इतना बिजनेस आ रहा है, यहाँ पर उसको मैक्सिमम बाहर के कस्टमर से बिजनेस आ रहा है। और जो उसकी जो अदर सर्विसेज है यहाँ पे डेटा सेंटर सर्विसेज हो गई, यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सर्विस है ये सारी सारी प्रोवाइड करता है। और B2B बिजनेस से भी ये बहुत मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। तो इसी वजह से आप लोग को समझ लेना बहुत जरूरी है इसका बिजनेस कि इन फ्यूचर यहाँ पे B2B भी ये कितनी अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। आज कर रहा है, उसी की बदौलत यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पर लोगों को बीच में क्या हो गया था, यहाँ पर जो इसका जो एक चार्ट पैटर्न के ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर जो हाइक आपको देखने को मिला था उस वक्त रेलवे सेक्टर जो है बहुत बूम कर रहा था। यहाँ पर 1 महीने पहले की बात है यहाँ पर कि रेलवे सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड, उस वजह से सबसे ऊपर आ रहे थे यहाँ पर। तो लेकिन रेलटेल का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है कि रेलटेल यहाँ पे क्या कर रहा है। रेलटेल यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहा है, डेटा सेंटर से, टावर कोलोकेशन से। उसका यहाँ पे क्या रिलेशन है, सिर्फ ये कि इंडियन रेलवेज के अंडर रेलवेज आती है यहाँ पर, तो इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था यहाँ पर। हाँ, कर रही है यहाँ पर गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है यहाँ पर, इसका भी फायदा हो सकता है। लेकिन जो रेलवे सेक्टर के अंदर बाकी स्टॉक्स थे उसके साथ ही रेलटेल भी यहाँ पे बूम कर गया था, अपसाइड मूव दिखा गया था। उसका खाली इस गलत न्यूज़ की वजह से अपसाइड मूव कर देना ये गलत बात है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कॉन्कर जो स्टॉक था यहाँ पे उसकी लैंड लीज पॉलिसी जो थी उसकी वजह से वो हाइक कर गया था। यहाँ पे कॉन्कर की बात कर रहा हूँ, तो वो उसमें भी बताया था कि ये गलत न्यूज़ की वजह से हाइक करना और इसके अंदर इन्वेस्ट कर देना ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये स्टॉक्स तो ऐसे बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अदर बिजनेसेस के थ्रू इन फ्यूचर यहाँ पे अदर जो बिजनेस बढ़ने वाला है उसके थ्रू भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना बिजनेस के रिलेटेड हो गई यहाँ पर। लेकिन अभी चलते इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस
बैलेंस शीट के बाद में जाएंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर। तो बैलेंस शीट के अंदर जाए तो ये टोटली डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट के अंदर दो ही चीज़ बताता हूँ कि बोरोइंग्स कितने कंपनी के ऊपर डेट फ्री है या नहीं, और दूसरी बात जो होती है वो इसकी कंपनी के अंदर जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो कितने हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, कैश इक्विवेलेंट्स और साथ ही साथ दूसरा बैंक बैलेंस। इन दोनों को यहाँ पे अलग करके बताना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग चीज़ देखा करो, इसको ना ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती है। मैं इस वेबसाइट के ऊपर इसलिए समझाता हूँ ताकि समझने के लिए आपको इजीली हो जाए, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें होती है ना वो डिटेल में दी गई होती है। अगर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इकट्ठा दिखाए गए तो वही एनुअल रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जाओगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड उसके नीचे ही होते हैं ठीक बैंक बैलेंस अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत जान लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अभी इसकी बोरोइंग्स की बात कर लें तो वो बहुत ही गजब चीज़ यहाँ पे कि वो मुझे हर कंपनी के अंदर पसंद आती है। यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टॉक्स हमने सीरीज जब से चालू की है ना, वहाँ पे डेट फ्री ही स्टॉक जो है वो मैंने प्रेफर किए है। मैक्सिमम गवर्नमेंट से रिलेटेड डिफेंस सेक्टर हो या फिर रेलवे सेक्टर, और आने वाले जो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गए उसमें भी यहाँ पे जो डेट फ्री होंगे मैक्सिमम उसको ही मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पर रेलटेल जो है वो टोटली डेट फ्री, यहाँ पर 30 करोड़ का आंकड़ा जो दिख रहा है, मैं इसलिए कहता हूँ यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखा करो या फिर बोरोइंग्स के सब पॉइंट्स जो होते हैं वो देखा करो यहाँ पर। तो इसके अंदर लीज लाइबिलिटी है खाली वो 30 करोड़ की, यहाँ पे ना ही कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और ना ही कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीज लाइबिलिटी है, वो यहाँ पे बोरोइंग्स के अंदर नहीं आती। तो यहाँ पे टोटली डेट फ्री कंपनी है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरह से ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप कर रही है। और साथ ही साथ दूसरे पॉइंट्स को भी देख लिया जाए, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देख लिया जाए तो वो 470 करोड़ के, लेकिन यही यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है। इसलिए मैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मैं एनुअल रिपोर्ट एक वजह से और भी नहीं बताता यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। क्यों, किस वजह से यहाँ पे कि ये जो आंकड़े होते हैं ना यहाँ पर वो इन लैक्स में होते हैं, जबकि वो वाले आंकड़े जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर वो करोड़ में होते हैं यहाँ पर। इसी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। तो जब जरूरत पड़ती है तभी तभी मैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर वाली जो बैलेंस शीट होती है या फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उनको दिखाता हूँ, अदरवाइज मैं वेबसाइट के ऊपर ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देख लिया जाए तो वो 185 करोड़ के आसपास की है यहाँ पर। तो वही यहाँ पे अदर बैंक बैलेंस को देख लिया जाए तो वो 91 करोड़ का ही है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी खासी तरीके से समझ में आती है चीज़ें सारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो आप लोग जब भी टाइम मिले तो इसको समझा करो और इसको पढ़ा करो। तो अभी वापस से चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस को देख लिया जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल्स जो है पिछले 4-5 साल के देख लिया जाए यहाँ पर तो वो कंटिन्यूसली बढ़े हैं। यहाँ पर पिछले जब 2002 से लेकर 2022 तक के भी आंकड़े देख लिए जाए तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़े हैं, कभी भी माइनस में नहीं रहे यहाँ पर। खाली यहाँ पे सेल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब कि 900 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़, 1500 करोड़, फिर यहाँ पे 1600, 1700 करोड़ के आसपास यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो अभी तक क्वार्टर रिलीज हुए हैं यहाँ पर 2 क्वार्टर, उस वजह से किस तरीके से ये काम कर सकता है उसका अंदाजा है ये। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे डेट ना होने की वजह से यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी कट नहीं रहा है यहाँ पर। जो भी इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर वो लीज लाइबिलिटी जो पे करनी पड़ती है उसका है यहाँ पर। तो इसी वजह से ये जो है एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कमा रही है, कभी भी माइनस में नहीं रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये रेवेन्यू सेल्स कितना है यहाँ पे 1000 करोड़, 1100 करोड़, उसके मुकाबले यहाँ पे 141 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है कि मतलब कि टोटल 10% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हाथ में आ रहा है किसी कंपनी के अंदर, 10% से भी ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे 150 करोड़, 200 करोड़, 201 करोड़ इस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। इसी वजह से ये कंपनी जो है यहाँ पर अपने नेट प्रॉफिट को बचाते हुए जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करना है, उसी वजह से इसको कर्जा तो लेना ही नहीं पड़ता। उसी वजह से यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट के अंदर ही जो पैसा खिल रहा है, यहाँ पे जो इनके पास कैश है, उस वजह से यहाँ पे ये जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टावर्स हो गए, यहाँ पे केबल्स बिछाना हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना हो गया, उसके बाद में डेटा सेंटर से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। इसी वजह से ये जो बिजनेस है ना बहुत अच्छी खासी यहाँ पे मूव कर रहा है, बहुत अच्छी खासी तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से ग्रो कर रहेगा। तो इसको ना रेलटेल नाम जो इंडियन रेलवेज के अंडर आती है कंपनी, इसी वजह से इसको इतना मत समझो कि इसको गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलने हैं यहाँ पर। इसको अदर जो मैक्सिमम मैंने जैसे कि रेवेन्यू चार्ट दिखा है यहाँ पर, रेवेन्यू स्प्लिट्स जो रेवेन्यू मिक्स है उसको दिखा है किस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उसको भी देखो यहाँ पर कि किस तरीके से सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है उससे खाली 5% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और बाकी अदर जो है 60% से भी ज़्यादा वो यहाँ पे B2B बिजनेस से जनरेट हो रहा है।
तो उसके ऊपर भी फोकस करो। तो इसी वजह से हमें इस बिजनेस के अंदर एक चीज और भी जान लेना बहुत जरूरी है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे है और टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर और अपॉर्चुनिटीज कैसी है इन फ्यूचर है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो किस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। ये 3 चीजें अभी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसी है, अपॉर्चुनिटीज कैसी है और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम चार्ट के ऊपर फोकस करना एक बार बहुत जरूरी है। तो अभी जब से ये पिछले 1.5 साल के अंदर किस तरीके से मूव किया है इसने, यहाँ पर जब इसका आईपीओ आया था उस वक्त किस तरीके से इसने अपसाइड मूव दिखाया था, 160 तक ये आंकड़ा अपना टच करके आ चुका है। उसके बाद में अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन इसके अंदर चलते रहे। मैं इसको तभी से वॉच करो यहाँ पे पिछले 1.5 साल के अंदर जिस तरीके से इसने मूव किया है और इसका बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है यहाँ पर, और पिछले 2 महीने के अंदर भी इसको वॉच किया कि किस तरीके से इसको रेलवे सेक्टर के अंदर पकड़ा गया और इसको अपसाइड मूव मिला। उसी वजह से जो एक गलत चीज थी यहाँ पर, लोगों की समझ यहाँ पे बहुत गलत थी कि इसको अपसाइड मूव किस वजह से ऊपर लेके जा रहे हो आप यहाँ पे, और फिर इसके अंदर जो अप्स एंड डाउन चल रहा है अभी यहाँ पर वापस से 150 के आसपास जाने के बाद ये वापस से 130 120 के आसपास आके टच हुआ है। उसके बाद इसने किस तरीके से अभी आगे ग्रो कर सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ये किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उस वजह से भी ये किस तरीके से अपसाइड मूव कर सकता है और मल्टीबैगर बन सकता है, उसको भी देख लो अभी इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, वायर लाइन के अंदर फिक्स लाइन टेलीफोनी ब्रॉडबैंड, उसके बाद में वायरलेस के अंदर कॉलिंग एसएमएस वायरलेस ब्रॉडबैंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रिपल प्ले ओटीटी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिर एंटरप्राइज सर्विसेज के अंदर फाइबर लीजिंग टावर कोलोकेशन वीपीएन वीसैट एनएलडी आईएलडी डीएलसी आईपीएलसी डेटा सेंटर्स डीटीएच ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और अभी इसके अंदर सबसे मैक्सिमम बिजनेस जो है यहाँ पे वो रेलटेल कौन सा देता है, यहाँ पर वायर लाइन वाला नहीं देता, यहाँ पर वायरलेस वाला तो एक भी नहीं देता यहाँ पर, जो कॉलिंग हो गया एसएमएस हो गया वायरलेस ब्रॉडबैंड हो गया ओटीडी, ये कौन से है यहाँ पर, ये बिजनेसेस है जिनको रेलटेल जैसी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन सर्विसेज के थ्रू। मतलब कि जो कॉलिंग हो गया एसएमएस हो गया ये कौन सी सर्विसेज है, ये एयरटेल हो गई है, जियो हो गई, उसके बाद में ओटीटी है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वायरलेस सर्विसेज जूम जैसे हो गई। जूम तो एक इंटरनेशनल कंपनी हुई, बाहरी कंपनी हुई, लेकिन इंडियन कंपनी को पकड़ लो यहाँ पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होती है इंडियन कंपनी को पकड़ लो यहाँ पे, उनको यहाँ पे इन सारी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको रेलटेल जो होता है वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने फाइबर लीजिंग का बता दिया, टावर कोलोकेशन का बता दिया, यहाँ पर डेटा सेंटर का बता दिया। तो ये सारी सर्विसेज जो होती है ना ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आती है यहाँ पर। लेकिन अब इसकी अपॉर्चुनिटी को देख ले यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रही है और किस तरीके से ये काम कर सकती है। तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए पेज नंबर 77 के ऊपर, तो यहाँ पर रेलटेल को किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लिया यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू ही यहाँ पर ऑर्डर्स मिले तो सीसीटीवी से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड, रेलवे स्टेशन के ऊपर सारे के सारे वाईफाई, फिर उसके बाद में कोड स्मार्ट सिटी स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस के लिए वाईफाई सीसीटीवी कैमरा, ये सारे के सारे जो होते हैं ना यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू खास करके बता रहा हूँ। यहाँ पर अदर भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्राइवेट बिजनेसेस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बता दिया जाए तो यहाँ पे सीसीटीवी से रिलेटेड और वाईफाई से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स जो है यहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहाँ पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गई, मीटर सॉल्यूशंस हो गए, यहाँ पर स्मार्ट मीटर जो होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो लगाए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर जो होते हैं यहाँ पर उनके अंदर, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी सर्विस, ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर किस तरह से मिल सकती है। उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने से रिलेटेड भी हो सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्राम पंचायत तक यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे गली गली में यहाँ पे वाईफाई पहुंचाना है, यहाँ पर छोटे छोटे गाँव तक, यहाँ पे छोटे छोटे शहरों तक यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में भी यहाँ पे वाईफाई पहुंचाना है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सर्विसेज जो है यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकती है इन फ्यूचर। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे 5G से रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मोबाइल टावर जो होते हैं यहाँ पे लीज करना है, यहाँ पे टावर 5G फाइबर टावर जो होते हैं यहाँ पे फाइबर के थ्रू ही उनको पावर मिलती है, यहाँ पर जो 5G सर्विसेज मिलती है यहाँ पर उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, उनको डेवलप करना और फिर उनको यहाँ पे कोलोकेशन टावर, ये जो सर्विसेज होती है यहाँ पर टावर कोलोकेशन, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना और बाकी कंपनियों को भी यहाँ पे उनको सर्विसेज देना। कि मतलब क्या हो गया, ये B2B बिजनेस हो गया यहाँ पर। तो अभी 5G के तहत ये जो चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव किस चीज़ में ले रहे हैं यहाँ पर, उसके तहत आती है कि 5G होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कितनी बुलिश है। वो अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर जो चीज़ें हुई यहाँ पर एयरटेल की तरफ से, जियो की तरफ से जो अनाउंस हुए 5G, उसके ऊपर गवर्नमेंट कितनी बुलिश है और कितना इसको आगे बढ़ा सकती है, ये सभी लोग को पता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट जो यहाँ पे रेलवे के ऊपर बुलिश थी, रेलवे के स्टॉक्स जो आगे बढ़े, उसके बाद में यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनको आगे बढ़ाया यहाँ पर। किस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट बुलिश थी, उसी वजह
से, यहाँ पे वैसे ही 5G की सेक्टर के ऊपर भी गवर्नमेंट बुलिश है। उसी वजह से यहाँ पे जो है 5G टेक्नोलॉजी के तहत वो बहुत ही ब्रॉडली और बहुत ही फास्ट गति से यहाँ पे बढ़ाने हैं उनको। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर CCTV हो गया, वाईफाई हो गया, उसके बाद में यहाँ पे ग्राम पंचायत तक वाईफाई या छोटे छोटे गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ तक वाईफाई पहुँचाना हो गया यहाँ पर। उसके बाद में 5G सर्विसेज हो गए, 5G सर्विसेज से रिलेटेड फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिछाना हो गया, उसके बाद में टावर कोलोकेशन करना, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी बढ़ते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरफ। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए यहाँ पर, तो मैंने अभी एक चीज़ मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे डीपली बता दिया कि इसका बिजनेस कैसा है और कैसे कैसे काम करता है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी यहाँ पर कि बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर की सर्विसेज क्या है, यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट्स के अंदर B2C कितना इसको मिलता है यहाँ पर, मतलब जो कस्टमर बिजनेस टू कस्टमर्स है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, B2B से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारी चीज़ होगी। यहाँ पर रेवेन्यू मिक्स क्या है यहाँ पर कि गवर्नमेंट से थ्रू आने वाले जो ऑर्डर्स है, यहाँ पर रेलवेज की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके अंदर किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी जो होता है जो B2B होता है उस वजह से कितना सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब 60% से भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और उसके बाद में अभी हम यहाँ पे 78 नंबर के पेज पे आ गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है यहाँ पर कि बजट जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो आया था वो 88,000 करोड़ का था IT एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए। वही इसको जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके ऊपर बुलिश है, 5G के ऊपर गवर्नमेंट बुलिश है। इसी वजह से यहाँ पे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर 24 होगा, जो अभी फरवरी मंथ में आएगा, उसका यूनियन बजट हो सकता है, उसके अंदर IT एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए यहाँ पे जो 88,000 करोड़ हुआ करता था पिछले साल का, जो मतलब इस साल का जो रनिंग ईयर है यहाँ पे, उसके लिए वही अगले साल के लिए यहाँ पर ये बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर की वजह से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज किस वजह से यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पर डेटा सेंटर्स की बात होगी, टावर कोलोकेशन की बात होगी, 5G, मैं वही प्रोडक्ट्स वापस दोहरा रहा हूँ क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर वही अपॉर्चुनिटीज है, वही टेलीकॉम सेक्टर है, और वही टेलीकॉम सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है। यहाँ पर डेटा सेंटर की बात होगी, टावर कोलोकेशन की बात होगी, 5G टावर्स हो गए यहाँ पर, उसको भी यहाँ पे लीज पे देना, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना B2B सेक्टर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर आती है और गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव दे सकता है यहाँ पर बजट के थ्रू। यहाँ पे जो 88,000 करोड़ था अगले साल हो सकता है 1 लाख करोड़ के आर पार हो जाए यहाँ पर। तो इसी वजह से जो चीज़ होती है यहाँ पे गवर्नमेंट के फोकस के ऊपर होती है यहाँ पर, जैसे पिछले साल यहाँ पे डिफेंस हो गया, डिफेंस के बाद में रेलवेज हो गया, रेलवेज के ऊपर फोकस था, वो सभी जो स्टॉक्स है वो बूम कर गए। अभी इस बार यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी बूम हो सकता है नेक्स्ट जो फाइनेंशियल 24 का जो बजट आएगा उसके अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है यहाँ पर कि गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर बुलिश है और किस चीज़ के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना यहाँ पर, इन सारी न्यूज़ को यहाँ पे इस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, ना कि ऐसे कि ये रेलवे सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है तो यहाँ पे रेलटेल रेलवे से रिलेटेड है उसको भी आगे बढ़ना ही चाहिए यहाँ पर, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे उसको अप एंड अबव कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए मैंने यहाँ पे आज इसके ऊपर वीडियो बनाया, खास करके इसके बिजनेस को जानने के लिए कि बिजनेस टोटली रेलवे से अलग है। रेलवे से भले ही ऑर्डर्स मिलती है लेकिन कितनी % मिलती है वो आप सभी लोग को पता है। फ्यूचर में ये ऑर्डर्स बहुत बढ़ सकती है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी ऑर्डर्स आ सकती है, इसको रेलवेज की तरफ से भी आ सकती है। और अदर जो ग्राम पंचायत ऑफिस हो गए, छोटे मोटे ऑफिस हो गए, अदर गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वहाँ तक वाईफाई पहुँचाना हो गया, वहाँ तक इनको वायर फैलाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ आप लोग को इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इंडिया के कोने कोने तक फैला दे, यहाँ पर उनको लीज पे ही लेना पड़ता है। यहाँ पर रेलटेल हो गया, यहाँ पर कोई अदर कंपनी हो गई जो लाइंस बिछा रही है यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल, तो अगर वो उस गांव तक पहुंच रही है तो यहाँ पे अदर एयरटेल एंड जियो क्यों वहाँ पे अपनी लाइन बिछाएंगे, यहाँ पर वो लीज पे लेंगे, उनको वो परवड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ना बिजनेस के अंदर ध्यान देने वाली होती है कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, आज अपॉर्चुनिटी कैसी है, इन फ्यूचर किस तरीके से काम कर सकता है, इन फ्यूचर ये किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है। यहाँ पर जो 160-170 के आसपास जाके आ चुका है वो स्टॉक, वो कैसे यहाँ पे 100 रुपये तक 90 रुपये तक आ गया था यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ना अप्स एंड डाउन्स वाली जो वो न्यूज़ पे भी डिपेंड करती है, यहाँ पे क्राइसिस के ऊपर भी डिपेंड करती है। जब इसका IPO आया था 170-160 तक ये चला गया था, तो वो IPO की बात होगी, सब्सक्रिप्शन की बात होगी, वहाँ पे वो बूम करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो होता है वो इसके एक्चुअल वैल्यूएशन के ऊपर आता है, एंकर लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो इन्वेस्टर्स भी बाहर निकलते हैं, कोई क्राइसिस होता है तो उसकी वजह से भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो 90 रुपये तक आ जाना था, ये मार्केट की यहाँ पे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ग्लोबल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो IPO के ऊपर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ था उस वजह से 170 तक जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस है इसकी 100 रुपये 120 रुपये के आसपास ये ट्रेड करना है, ये एक्चुअल में है इसकी आज की वैल्यू। लेकिन इसको इन फ्यूचर देखते हुए यहाँ पे जो 120 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, इसको यही बिजनेस, इसका जो आज का बिजनेस है वो अप एंड अबव लेके जा सकता है, मल्टीपैकर बना सकता है, 200-300 के प्राइस तक भी लेके जा सकता है। मैं ये 200-300 अगले 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगले 3 से 4 साल की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर आज 130 के ऊपर है तो एकदम से इसके अंदर सारा सारा पैसा डाल दो यहाँ पे और उसको एकदम 3 साल बाद देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती है किसी भी बिजनेस में। मैं हर बार कहता हूँ यहाँ पे वीडियो के एंड में कि आप टेक्निकली फंडामेंटली अच्छी खासी स्टडी किया करो और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा करो, उसके ही थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती है कि मतलब कि हर 3 महीने के अंदर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो सामने आते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूज़ क्या चल रही है, हर हफ्ते की हफ्ते न्यूज़ देखो यहाँ पे किस तरीके से इससे रिलेटेड है या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग ध्यान में रखो कि बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर, उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है यहाँ पर, फ्यूचर स्कोप क्या है यहाँ पर, और यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप देखा करो। गवर्नमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव ले रहा है, किस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5G हो गया, उसके ऊपर बुलिश है गवर्नमेंट यहाँ पे, किस तरीके से काम करना है उसको। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक जो है यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखकर इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार कहूँगा यहाँ पे कि इसकी अच्छी खासी तरीके से यहाँ पे फंडामेंटली स्टडी करो। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट देखी, एनुअल रिपोर्ट की भी स्टडी करो। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक देके रखी है। उसके बाद में जो मैंने इसकी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से ये इसकी प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से काम करते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखता हूँ। उसको भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ो यहाँ पे, उसके बाद में ही डिसीजन लो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वैसे भी यहाँ पे वीडियो जो है यहाँ पे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था यहाँ पे कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट का वीडियो बने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये वीडियो ना एक्चुअल में लंबा हो गया, यहाँ पे 30 मिनट से भी ज़्यादा का हो गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब कि समझाते समझाते टाइम कैसे चला जाता है। मतलब कि एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसमें से गिन के 3-4 पेज ढूंढ के निकालो, उसके ऊपर स्टडी करो, वो आपको बताओ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबी चली जाती है। तो फिर भी अगले वीडियो से मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे कि वीडियो जो है वो 15 से 20 मिनट का बने यहाँ पे और आपको अच्छी तरीके से उसके अंदर समझा सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना और नीचे जो बड़ा सा सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना उसको जरूर दबा देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।